नमस्कार। आप सभी सम्मानित जनों का इस चौथे 3 दिवसीय आहान नाट्य समारोह में हार्दिक स्वागत है। यह आयोजन वरिष्ठ रंगकर्मी आदरणीय स्वर्गीय श्री आलोक चटर्जी के स्मरण में संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली, संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश शासन एवं भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्र भोपाल के सहयोग से आहान शिक्षा, संस्कृति एवं समाज कल्याण समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। रंगमंच की जीवंतता और साहित्य के गहरे रंगों को समाहित किए इस 3 दिवसीय आयोजन में आप सभी सम्मानित कला प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस 3 दिवसीय आयोजन के बारे में अगर हम बात करें तो आज का जो यह आयोजन है वह 2 चरण में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पहले चरण की शुरुआत में रेड फ्रॉक की स्क्रीनिंग हम देखेंगे और साथ ही इस स्क्रीनिंग के पश्चात द्वितीय चरण में एक संवाद सत्र का आयोजन किया जाएगा। कल यानी 22 फरवरी 2026 को हिंदी साहित्य की 3 कालजयी कहानियों का मंचन किया जाएगा, जिसमें परसाई, भगवती चरण शर्मा और धर्मवीर भारती की कृतियों का मंचन किया जाएगा। साथ ही अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो इसमें नाटक त्रासदी जो एकल अभिनय है उसका मंचन किया जाएगा। हमारे कार्यक्रम के अतिथि आदरणीय श्री राजीव वर्मा जी, आदरणीय श्री गिरजा शंकर जी, आदरणीय श्री संजय श्रीवास्तव जी एवं आदरणीय श्री आशीष पाठक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय श्रीमती शोभा चटर्जी मैम। मैं आदरणीय श्री बालेन सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे कार्यक्रम के अतिथियों को ससम्मान मंच पर लेकर आए। तालियों के साथ आप सभी सम्मानित जनों का हम स्वागत करते हैं। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ ही किया जाता है। मैं सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे आदरणीय स्वर्गीय श्री आलोक चटर्जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन हमारे अतिथियों द्वारा किया जा रहा है। हम भी हमारे भाव परम सत्ता को समर्पित करते हैं कि वे भी हमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें ताकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त कर सकें। मैं हमारे अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया पुष्पांजलि भी करें। समय की शिला पर मधुर लेख इतने हमी ने बनाए, हमी ने संवारे। आदरणीय आलोक चटर्जी सर की एक स्वर्णिम यात्रा रही है, रंग यात्रा। पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं आदरणीय शोभा मैम से अनुरोध करती हूँ कि हमारे अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। मैं दर्शक दीर्घा में बैठे सम्मानित आप सभी से भी अनुरोध करती हूँ कि कृपया तालियों के साथ हमारे अतिथियों का स्वागत करें। हमारे अतिथि अपने अपने क्षेत्र के सशक्त हस्ताक्षर हैं।
आप सभी का इस 3 दिवसीय आयोजन में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अतिथियों के स्वागत के पश्चात हम चाहेंगे कि हमारे अतिथियों का आशीर्वचन हमें प्राप्त हो। इसी क्रम में मैं आदरणीय श्री राजीव वर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। आदरणीय सर। कोई मतलब नहीं है, शुरू करो प्रोग्राम। मैं सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण कर लें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का जो आयोजन किया जा रहा है वो 2 चरण में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण में हम देखेंगे रेड फ्रॉक की स्क्रीनिंग, जिसके लेखक और निदेशक हैं आदरणीय श्री आशीष पाठक जी। यह समागम रंगमंडल जबलपुर की प्रस्तुति है। मैं यह बताना चाहूंगी कि आदरणीय आलोक चटर्जी सर की स्मृति में यह आयोजन किया जा रहा है और आलोक सर की जो रंग यात्रा है वो भी जबलपुर से ही प्रारंभ हुई थी और उनका अंतिम नाट्य जो था वो भी जबलपुर में ही है। तो आइए आप और हम देखते हैं रेड फ्रॉक की स्क्रीनिंग। प्रस्तुत है नाटक रेड फ्रॉक। सिद्धांत सभी बनाते हैं, उस पर दृढ़ता से चलने का संकल्प भी लेते हैं, विचार उपजते हैं, कुछ अच्छे बुरे अनुभवों से सुदृढ़ होकर जीवन दर्शन बन जाते हैं। आदमी इन्हीं सिद्धांतों को लेकर चिंतित भी रहता है और कष्ट भोगकर इनका पालन भी करता है। किंतु दोहरा मापदंड भारतीय पुरुषों की मनोवृत्ति है। इस स्थिति में सिद्धांतों का पालन किसी आम पाखंड के कर्मकांड की तरह प्रतीत होने लगता है। यह स्थिति वैसी ही है कि आप तमाम उम्र सांप सीढ़ी के खेल की तरह सिद्धांतों की सीढ़ी चढ़कर कष्ट भोगते हुए तप कर लाल हुए और अंत में 99 के सांप के काटने से विषाक्त नीले पड़ गए। इसी लाल से नीले हो जाने की मनोवृत्ति का ट्रांसफॉर्मेशन है रेड फ्रॉक। तो लीजिए, प्रस्तुत है समागम रंगमंडल जबलपुर की प्रस्तुति रेड फ्रॉक। सिद्धांत, आदर्श, विचार, दर्शन गहन मंथन से उपजे सूत्र हैं। सूत्र जो बने बनाए सामाजिक फॉर्मेट को तोड़ देते हैं, वैसे भी जिनकी जरूरत नहीं रहती वो टूटकर बिखर ही जाते हैं। हालांकि इसका उल्टा सत्य यह नहीं कि जो टूटकर बिखर गया है इसकी आवश्यकता नहीं थी या आगे भी नहीं रहेगी। सृजन हेतु बिखराव भी तो जरूरी है। यह हो सकता है कि पुनः सृजन के लिए कुछ समय के लिए आकृति में बाह्य बल लगे और वह पुनः संशोधित होकर पहले से बेहतर रूप में सामने आए। ज्यादा गंभीर हो रहा है घबराइए नहीं, ये कोई दर्शन की क्लास नहीं है, नो फिलॉसफी क्लास है। ये नाटक ही आशीष पाठक जी का लिखा हुआ नाटक रेड फ्रॉक, और जो टिकट के पैसे आपने दिए हैं ना,
वो तो मैं आपके जाने के पहले हंस के, गा के, रो के, नाच के चुका ही दूंगा। मैं तो बस आपको मानव मन में चलने वाली एक सतत क्रिया का आभास करा रहा था। विचार मंथन जो लगातार चलते रहते हैं, कुछ अच्छे बुरे अनुभवों से गुजरकर सुदृढ़ सिद्धांतों में बदल जाते हैं और कुछ पुनः टूटकर मंथन की क्रिया के काम आते हैं। अपने सारे जीवन में मैं जिस एक चीज से बचने की कोशिश करता रहा वो था दोहरे मापदंडों से। सामान्यतः किसी एक सिद्धांत को अपनाया तो पूरी दृढ़ता के साथ उसका पालन भी किया, कष्ट भी सहे, लेकिन एक बार ज्वार की तरह चढ़ आया ये दोमुहापन, और ये सब कुछ इतनी सामान्य परिस्थितियों में घटा कि मैं तो समझ ही नहीं पाया कि कैसे प्रकाश जाधव एन ऑर्थोडॉक्स मैन, भले ही कुछ समय के लिए, पर सबसे लापरवाह हम तब होते हैं जब होना चाहिए सबसे अधिक चौकन्ना और जंग का एक अहम मोर्चा हार जाते हैं। प्रकाश जाधव एन ऑर्थोडॉक्स मैन, पितृसत्तात्मक सोच का मारा परंपरावादी एक घटिया आदमी, छी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ठीक है भाई, हो गया, गलतियां किससे नहीं होती, इंसान आखिर गलतियों का पुतला ही तो है ना। इंसान में गलतियों का पुतला नहीं, क्योंकि पुतले में दिमाग नहीं होता, आदमी में होता है, वो सोच सकता है। और जीवन भर जिस एक गलती से बचने की आप कोशिश करते आए हैं, अगर वही गलती कर बैठे तो समूचा जीवन सिद्धांतता निर्मूल लगने लगता है। और हम बूढ़े होते हुए लोगों के लिए यह बहुत गंभीर घटना है, क्योंकि हम बूढ़े होते लोग बीता हुआ समय याद करके ही तो अपना जीवन गुजारते हैं। अतः हे पुतलों, मेरे केस में यह गंभीर घटना है, वरना कोई सोच भी नहीं सकता था कि प्रकाश जाधव एन ऑर्थोडॉक्स मैन, प्रकाश एक बदतमीज बच्चा, वो बदतमीज बच्चा मुझे पसंद था। पिताजी का ट्रांसफर भोपाल से जबलपुर हुआ तो प्रमोशन के साथ साथ राजधानी के दबाव समाप्त हो गए। कहां तो भोपाल में 9:30 बजते बजते, जूता पहनते पहनते जोर से चीखते थे, करुणा करुणा, मेरी आई, करुणा 2 बजे तक ऑफिस टिफिन भिजवा देना, वो के हाथ। अच्छा, मजे की बात यह है कि पिताजी वो को कभी ये बतलाते नहीं थे कि ऑफिस से टिफिन लेकर आना है, पर पता नहीं कैसे 1 बजते बजते वो को इल्हाम हो जाता और वो करुणा मैडम के सामने जाकर खड़ा हो जाता, मैडम मैडम साहब का टिफिन लेके ऑफिस जाना है, देर हो रही है, आप जल्दी कर देती तो अच्छा होता। और करुणा मैडम भी दूर से ही कहती, थांबा थांबा। फिर टिफिन को एक पन्नी में लपेटकर, एक मोटे कपड़े में फिर लपेटती और एक थैले में रखकर वो को दे देती, क्योंकि टिफिन ले जाने वाला वो है। वो मैं कभी नहीं समझ पाया कि पन्नी, कपड़ा, थैला ये सब धर्म के सुचालक हैं या कुचालक। कुछ पूछो तो वही एक जवाब, बदतमीज प्रकाश। लेकिन राजधानी से भोपाल, वो भी अपेक्षाकृत थोड़े छोटे शहर जबलपुर, यानी अपना जबलपुर आकर पिताजी अपने बिल्कुल पूरे रंग में आ गए। अच्छा, मजे की बात यह है कि जबलपुर में आकर पिताजी जल्दबाजी में ऑफिस नहीं जाते थे, बल्कि कभी कभी ही जाते थे, और ऑफिस ही मिठाई के डब्बे लेकर दिन भर घर आता जाता रहता था। मैंने तो एक दिन
अपनी आई से पूछा भी, आई आई वो जो पन्नी कपड़ा थैला तुम रख के टिफिन देती थी ना वो को, अब उसका क्या करोगी? क्योंकि अव्वल तो पिताजी जल्दी ऑफिस जाते ही नहीं, और अब तो वैसे भी उनके ऑफिस के चपरासी वो नहीं ये है। और करुणा मैडम भी मिठाई के डब्बे उठाते जाते कहती हैं, बदतमीज हो गया है। बदतमीज प्रकाश ठीक 10 बजे घर से निकलते थे स्कूल जाने के लिए। जैसे ही दालान में पहुंचते, आराम कुर्सी पर बैठे पिताजी जहां अखबार पढ़ते रहते थे, उनका अखबार थोड़ा नीचे आता और पिता की परंपरावादी आवाज मेरे कानों में आती, घर से स्कूल एकदम बगल में है, फिर भी देर से निकलते हो, जरा जल्दी निकला करो। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो पूरे 8 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। मेरी छाती तो गर्व से फूल जाती कि मैं इतने महान पिता का बेटा हूं जो बचपन में 8 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था और आज ऑफिस ही मिठाइयों के डब्बे लेकर घर आता जाता रहता है। मैं सोचता स्कूल जाकर अपने सारे दोस्तों को बतलाऊंगा कि मैं कितनी महान परंपरा का अगला चरण। पर जब उस दिन स्कूल की छुट्टी हुई तो लौटते समय मेरा सीना गर्व से बिल्कुल नहीं फूला था और मैंने पिताजी से पूछ ही लिया, पिताजी पिताजी सबके पिताजी 8 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते थे, सबके रास्ते में एक नदी आती थी और वो बस्ता सिर पर रखकर नदी पार करते थे, सबके पिताजी क्लास में फर्स्ट आते थे, तो किसके पिताजी क्लास में सेकंड आते थे? और बस पिताजी चीखे, बदतमीज कहीं का, और आराम कुर्सी में सर पकड़कर बैठ गए। मैंने पिताजी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, माफ किए पिताजी, मेरे और आपके बीच में 20 साल का फैसला है। पहले आपके पास सवाल होते थे और दादाजी के पास उनके उत्तर। आज मेरे पास प्रश्न है, आपके पास उत्तर भी है, लेकिन आपके पास उन प्रश्नों के उत्तर हैं जो प्रश्न मेरे हैं ही नहीं। और बदतमीज प्रकाश को उसकी बदतमीजी का पुरस्कार मिला। सुना पिताजी जाते जाते बड़बड़ा रहे थे, लड़का बिगड़ गया है, जाने जिंदगी में क्या करेगा, बिगड़ा कहीं का। उस दिन से करुणा मैडम, पिताजी, यहां तक कि वो सबके मुंह से मुझे एक ही बात सुननी पड़ती, हाँ भैया बाकी सब तो ठीक ठाक है, अपन यहाँ काम करते हैं ना, करुणा मैडम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी महिला है, दयालु है, साहब बहुत अच्छे, बस मोड़ा बिगड़ गया है। किस घटना के बाद बिगड़े प्रकाश करुणा मैडम और पिताजी के हिसाब से और बिगड़े होते चले गए, और बिगड़े प्रकाश अपना अधिक से अधिक समय खुद को सही काटने के लिए, साबित करने के लिए स्कूल में बिताने लगे। स्कूल, मैं तो हमेशा से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना चाहता था अंग्रेजी सीखने के लिए, लेकिन पिताजी के सफल डॉक्टर मित्र के कहने पर मुझे महाराष्ट्र स्कूल की शरण लेनी पड़ी। इसके कारण भी 3 थे। एक तो घर से स्कूल एकदम बगल में था, तो 8 किलोमीटर पैदल चलकर जाने का सुख मुझे कभी नहीं मिला। दूसरा, भैया मेरा नाम प्रकाश जाधव था, प्रकाश जॉर्ज नहीं। और तीसरा, हमारे पिताजी के सफल चिकित्सक मित्र जो स्कूल के प्रत्येक आयोजन में मुख्य अतिथि की तरह शामिल होते थे और बड़े ओजस्वी भाषण देते थे। आज हमारी संस्कृति खतरे में है, हमारी संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। अरे हम तो संस्कृति खाते हैं, संस्कृति पीते हैं, संस्कृति से नहाते हैं, संस्कृति के साथ खेलते हैं, संस्कृति के साथ
उठते हैं और सुबह उठकर फिर संस्कृति। इलेक्शन में टिकट की जुगाड़ में थे, मिली नहीं। उनके भाषणों की चर्चा करुणा मैडम और पिताजी दोनों को मुझसे समय समय पर अपेक्षित। अच्छा, मेरे स्कूल में ज्यादातर बच्चे जो पढ़ते थे वो मराठी थे। कारण एक ही था, स्कूल का नाम ही था महाराष्ट्र स्कूल, वरना पुस्तकें तो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की चलती थी। पर पता नहीं जिससे भी मिलो स्कूल में पहला सवाल यही होता था, तुमचा मराठी माणूस झाला? मैं तो कह देता नहीं, मैं तो हिंदुस्तानी हूं। और स्कूल में पूरा वातावरण था भी ठेठ हिंदुस्तानी। स्कूल की घंटी बजते ही प्रार्थना की लाइन में खड़े हो, थोड़ी देर बाद पीछे से धक्का था, फिर आगे वाले को धक्का दो। क्लास में गलती करने पर मुर्गा बनो। स्कूल की बताई हुई दुकान से ही किताबें और यूनिफॉर्म खरीदो। ना ऐसा होने पर फिर से क्लास में मुर्गा बनो, थोड़ी देर बाद मुर्गा बने बच्चे को धक्का दो। क्लास में रॉकेट फेंककर मारो मास्टर को, और 50-60 बच्चों के हुजूम को 45 मिनट तक मास्टर साहब की बकवास सुनना। पूरा ठेठ हिंदुस्तानी। बस एक अध्यापक को छोड़कर जो सिर्फ छत्रपति शिवाजी की जीवनी जानता। उनके प्रत्येक टेस्ट और प्रश्न पत्र में एक प्रश्न जरूर होता था, छत्रपति शिवाजी के ऊपर 200 शब्दों में निबंध लिखो। अब आप छत्रपति शिवाजी के जीवन, उनके शौर्य और मातृ प्रेम के बारे में कुछ लिखें ना लिखें, अंतिम पंक्ति लिख दीजिए, ऐसा था शिवाजी का जीवन। पास 10 में से पूरे 10 नंबर। ऐसा था शिवाजी का, आई एम सॉरी, मतलब स्कूल का जीवन। मैं तो तभी समझ गया था कि एक दिन बाकी प्रांतों के लोग महाराष्ट्र से पीट पीट कर भगाए हैं। अच्छा खैर, मुझे इन बातों से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता था, मैं तो अपने सिद्धांतों पर ही चल रहा था। क्लास में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, वो क्लास मॉनिटर भी था। उसको दिवाली के पहले क्लास में बम फोड़ने का बड़ा शौक था, और बम वो मेरे स्कूल के बस्ते में रखता था। एक दिन क्लास में बम फूटने पर मास्टर जी ने हम लोग को रंगे हाथ पकड़ लिया। देखो बच्चों, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि बम इसी कक्षा के किसी बच्चे ने फोड़ा है। हाथ आगे करो। आहा, मूली के पराठे लाए हो टिफिन में, कम से कम हाथ तो धो लिया होता बेटा। तुम तो क्लास के मॉनिटर हो, अच्छे बच्चे, टिकी टिकी कुटू कुटू टिकी टिकी, तुम तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। फिर मेरी तरफ देखकर बोलते, ए तुम अपना हाथ आगे करो। और मेरा हाथ सूंघते ही बारूद की गंध उनके नाकों में समा गई। बस फिर क्या था, मेरे पिताजी को उन्होंने बुला भेजा और हो गए चालू। देखिए जाधव साहब, आपके हमारे स्कूल के ट्रस्टी पर कितने भी प्रशासनिक उपकार क्यों ना हो, हम ऐसे बालक को स्कूल में नहीं रख सकते। हम यहाँ देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, ऐसे बालक को स्कूल में रखना बिल्कुल संभव नहीं। आपको लाड़ के आपने बिल्कुल इसको बिगाड़ कर रख दिया है। ये सुनना था कि मुझे गुस्सा आ गया। अरे जो लाड़ प्यार मुझे अपने बाप से मिला नहीं, उसका हवाला दिया क्यों जाए? मैं भी बोल उठा, मास्टर जी मुझे इनके लाड़ प्यार में नहीं बिगाड़ा, क्योंकि वो तो कभी मुझे मिला ही नहीं। मास्टर जी ने गुस्से में मेरा कान उमड़ते हुए कहा, तो बताओ फिर तुम बिगड़ कैसे गए प्रकाश, बिगड़ कैसे गए? मैंने कहा क्या करें मास्टर जी, छत्रपति शिवाजी के जीवन के ऊपर निबंध लिखते लिखते भीतर से इतना शौर्य भर गया था कि कहीं ना कहीं तो फटना था, तो टॉयलेट में फट गया। उस दिवाली करुणा मैडम ने तय कर लिया था कि दीपावली का पूजन
लक्ष्मी देवी का पूजन मैं इसी बिगड़े प्रकाश से करूंगा। अब अपन भी हाथ पांव होकर बैठ गए। करुणा मैडम ने लक्ष्मी जी की तस्वीर दिखलाई और कहा, देख ये है लक्ष्मी जी, धन की देवी, कमल के आसन पर बैठी है। दीपावली के दिन इनकी पूजा करने से घर में धन और समृद्धि आती है। मैं भी आतंक बोल उठा, आई अगर ये धन की देवी है तो इनका आसन कमल की जगह पिताजी के ऑफिस के मिठाई के डब्बे होना चाहिए। और हमारे घर में तो वो इनकी तस्वीर का रंग भी लाल रंग की जगह काला होना चाहिए। लेकिन इस बार मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पिताजी ने बाहां पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और करुणा मैडम से बोले, खबरदार, जैसे घर में घुसने दिया। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का मजाक, रात भर घर के बाहर रहेगा तो अकड़ ठिकाने आ जाएगी। मैं कुछ देर घर के बाहर ही खड़ा रहा। फिर थोड़ी देर बाद करुणा आई को देखकर चिल्लाया, आई कसम खाता हूं जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आई, अरे कम से कम मेरे पटाखे और मिठाई की पन्नी तो मुझे दे दो। आई दरवाजा खोलो, आई देखो मैं सारे बच्चे देखकर हंस रहे हैं। दरवाजा नहीं खुला। मैं बहुत देर तक चुपचाप ये पत्थर पर बैठा। बाहर दुनिया खुशी से नाच रही थी, बच्चे मिठाई खा रहे थे और पटाखे चला रहे थे। आधी रात बीतने के बाद भाई ने मिठाई की पन्नी और कुछ खाना दिया, पर मैंने कसम खाई जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं। वो तमाचा, वो कसम मुझे आज भी याद है। स्कूल की शिक्षा पूरी हो गई। अब मैं कॉलेज में था। कॉलेज में अक्सर मैं शांति रहता। उन घटनाओं ने मुझे शांत प्रकाश में बदल दिया था। हालांकि मैं बोलता था अवसर आने पर पहले की तरह नहीं कि एक वाक्य बोला, गाल गर्म हो गए और कान में रेडियो बजने लगा। लेकिन अवसर आने पर प्रगतिशील प्रकाश, शांत प्रकाश बोलते भी बहुत थे। एक दिन की बात है, ऑफिस कैंटीन में समोसे से भी ज्यादा गर्म बहस का हिस्सा बन गया। मैं तो चुपचाप बैठे कैंटीन में अपने गर्म समोसे में लिप्त था। कॉलेज में इलेक्शन का माहौल था। सुना एक लड़का कॉलेज कैंटीन में टेबल पर खड़ा होकर जोर जोर से भाषण दे रहा है। हमारी संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। पाश्चात्य संस्कृति तो मात्र इंद्रिय सुखों के लिए है। उन्हीं के विचारक टाइम रवि ने कहा है कि पाश्चात्य संस्कृति सेंसेट है, सेंसुअस है, इंद्रिय सुखों के लिए बनी है। हम लोग विनम्र लोग हैं। मैं जाकर उसके बाजू में खड़ा हो गया। अब शांत प्रकाश को समोसा छोड़कर उसके पास जाकर खड़े होने को बड़ी तवज्जो मिली। मैं उस लड़के की चमकती आंखों में साफ साफ पढ़ सकता था। बोल 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 प्रकाश बोल, शांत प्रकाश बोल। और शांत प्रकाश बोल उठे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिपोक्रेसी, पाखंड, हर प्रकार का पाखंड। जो आदमी सर से पांव तक अहंकार में डूबा है, कह रहा है मैं तो कुछ भी नहीं, आपका सेवक। जरा उसकी आंखों में झांक कर देखिए जनाब, लगेगा आपको पांव की नीचे कुचलकर मार डालेगा। लेकिन कह रहा है कि मैं कुछ नहीं, विनम्र सेवक। अरे वो तिजोरी बड़ी कर रहा है और कपड़े सादे पहन रहा है, महल बड़े खड़े कर रहा है और पदयात्राओं में चल रहा है, काला धन स्विस बैंक में जमा कर रहा है और यहां बैठकर चरखा काट रहा है।
हमारे संस्कृति और देश की समस्या है पाखंड, हिपोक्रेसी। अगर पाश्चात्य सभ्यता में सेंसिटी है, सेंसेट है, तो हम हैं पाखंडी। अब मुझे उम्मीद थी कि मेरा भाषण समाप्त हो जाने के बाद चारों तरफ से तालियां आएंगी। यहां तो आ गई, वहां नहीं। जिस लड़के के बारे में बात कह रहा था ना, उसके बारे में, उसके दोस्तों के बारे में पूरे कॉलेज में मशहूर था कि वो जुबान की जगह लाख भूसों की भाषा से ज्यादा बात करते हैं। और वो चालू हो गए। मैं पिटता जा रहा था और पिटते पिटते कह रहा था, मारो साले मारो, और मारो हिपोक्रेट, पाखंडी। अरे तुम्हारे पीटने से मेरी बात गलत और तुम्हारी बात सही नहीं साबित हो जाएगी। मारो हिपोक्रेट, मारो साले, जी भर कर मारो, जान से मार दो मुझे। इस घटना के बाद मैं बेहद शांत हो गया। करुणा मैडम तो वो के साथ आती हैं और मुझे देखकर कहती हैं, ये वही लड़का है जो धर्म के सुचालक कुचालक और लक्ष्मी जी के बारे में बातें करता था। अब मुंह बाए आसमान की ओर देखता रहता है। लोग इसे प्रगतिशील कहते हैं। न जाने क्या होगा इसका। और अफसोस, करुणा मैडम कभी नहीं जान पाई कि प्रगतिशील प्रकाश का क्या हुआ। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। आई नाम सत्य है, मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आई राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। राम नाम। करुणा आई नहीं। मैं घर में अकेला 2 डस्टबिनों के साथ एकदम अकेला पड़ गया। पहले तो करुणा आई, कभी कभी मेरे एकांत में झांक कर देखती थी, पर अब मैं था और डस्टबिन। मेरे कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई थी। एक दिन यूं ही मैं दालान में बैठा था, तभी पिताजी अंदर आए। पिताजी रिटायर हो गए थे और लोग उन्हें ढोल धमाके, फूलों की मालाएं और चंद आखिरी मिठाई के डब्बों के साथ घर छोड़ गए थे। पिताजी आए तो मैं दालान में बैठा था। अच्छा, पिताजी आए भी इसलिए कि घर में कोई और था नहीं, वरना उन्हें खुद चलकर आने की कोई जरूरत नहीं थी। पिताजी ने मेरी ओर चिट्ठी बढ़ाई। मैंने पूछा, ये क्या है पिताजी? पिताजी ने कहा, मेहता के नाम चिट्ठी लिख दी है, कल जाकर नौकरी ज्वाइन कर लो। ये सुनते ही मेरे शरीर में सिद्धांतों की तरंग दौड़ गई। मैंने कहा, नहीं पिताजी नहीं, मैं लिफाफा नहीं लूंगा, ये चिट्ठी मुझे नहीं चाहिए। अरे मेरे साथ क्लास में 50-60 लोग और पढ़ते थे, चिट्ठी देनी है तो 60 लोगों के नाम पे चिट्ठी दीजिए। जिनके बाप मेहता को नहीं जानते, वे कहां से नौकरियां पाएंगे? पिताजी भीतर चले गए और मैंने वो चिट्ठी फाड़कर डस्टबिन में डाल दी। आगे चलकर नौकरी मुझे मिल गई, लेकिन मैंने इसके लिए कभी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। जब अपने 50-60 दोस्तों के साथ नौकरी ढूंढने निकला, तो कदम कदम पर जिस एक चीज की जरूरत मुझे लगती, वो थी मेहता जी की चिट्ठी। लेकिन मैंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। अपने सिद्धांतों पर चलकर ही मैंने नौकरी पाई। नौकरी बताइए तो कहां भाई? अरे पक्की सरकारी नौकरी रेलवे में, वो भी परचेस डिपार्टमेंट में। समझ में आया? करेला और पूरा नीम चढ़ा। जिन मिठाई के डब्बों से मैं चिढ़ता था, वो तो हमारे विभाग की आधिकारिक मुद्रा और भाषा थी। नकली मिठाई डिपार्टमेंट में बढ़ती रहती थी। पहली मुलाकात में कच्चे सस्ते पेड़े का डब्बा, काम की बात करते समय मगध का लड्डू, ऑर्डर निकालते समय काजू कतली का डब्बा, और काम हो जाने पर असल
मिठाइयों का डब्बा। नकली मिठाई डिपार्टमेंट में बढ़ती थी। भाई मिल बांटकर खाने से पकड़े जाने का भय समाप्त हो जाता है और भाईचारा भी बना रहता है। असली मिठाई के डब्बे उपाध्याय जी ले जाते। हरि बोल हरि बोल। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, उसे ना अग्नि जला सकती है ना शस्त्र छेद सकता। माथा, नाक, गाल, गला, छाती जो भी खुला स्थान हो, चंदन ही चंदन पुता रहता। उसे देखते ही ठेकेदार समझ जाता ये है सच्चा आदमी। अपना भाई को चारा देने से काम भी बन जाता है और भाईचारा भी हो जाता है। वैसे भी हमारे देश में भ्रष्टाचार का तंत्र इतना मजबूत है कि उससे लड़ने के लिए कोई तंत्र आज तक बना ही नहीं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि उस डिपार्टमेंट में मेरी कोई उपयोगिता नहीं थी। मैं अपने यूनियन के काम से जब फुर्सत पाता तो वो लोग जिन्हें मिठाई के डब्बे नहीं मिलते थे वे आते और मुझे घेर लेते, कहते आप तो प्रगतिशील हैं, प्रगतिशील विचारक हैं, अपने कार्ल मार्क्स से पूछकर बताइए ना हमारे देश में क्रांति कब होगी। मैं कहता भैया इतनी सी बात के लिए कार्ल मार्क्स को क्यों परेशान कर रहे हो, ये तो मैं ही बता देता हूं। हमारे देश में क्रांति कभी नहीं होगी। क्रांति भूखे नंगे पेट होती है। यहां तो जो जहां बैठा है वहीं बैठकर देश को खा रहा है। अब आप ही सोचिए, 5 साल छुटभैया नेता भ्रष्टाचार करता है और स्कूटर पे चलता है, फिर बाद में सिविल लाइंस में बंगला बनवा लेता है। वहीं रेलवे के परचेज डिपार्टमेंट में काम करने वाला बाबू यादव कॉलोनी में डुप्लेक्स खरीद लेता है। अब वो अपने सिविल लाइंस के बंगले में खुश है, ये यादव कॉलोनी के डुप्लेक्स में खुश है। तो यादव कॉलोनी के डुप्लेक्स वाला सिविल लाइन चलकर क्रांति करने क्यों जाएगा? रोटी से ज्यादा रिश्वत खाने वाले लोग इस देश में हैं और नेता ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार नेताओं का एक प्रायोजित कार्यक्रम है, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम अपनी सुरक्षा के लिए। इसलिए भैया हमारे देश में क्रांति कभी नहीं होगी। वो लोग जिन्हें मिठाई के डब्बे नहीं मिलते थे ना, तिलमिला जाते और कहते अजीब बदतमीज आदमी है, बिगड़ा तरीका, हमसे पूछ कुछ रहा है, साला जवाब कुछ और दे रहा है। दरअसल वो क्रांति की बात इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें मिठाई के डब्बे नहीं मिलते थे। मिठाई के डब्बे मिलते तो क्रांति की बात कभी नहीं करते। उनकी क्रांति मिठाई के डब्बों के लिए थी, देश के लिए नहीं। माधवी से मेरी पहली मुलाकात वैसी नहीं हुई जैसे मेरे पिता ने सोचा था कि मैं कमरे में बेवजह शर्माता हुआ बैठूं और बीच बीच में पर्दा लगे हुए उस दरवाजे की ओर देखूं जहां से चिवड़ा और चाय लेकर वो आने वाली है। एक अनजानी लड़की बेवजह शर्माते हुए चिवड़ा और चाय की ट्रे लेकर आए और कन्फ्यूज से मुझे देखे। मैं भी अवसर पाते ही उसके संपूर्ण महत्वपूर्ण स्थलों का अवलोकन कर लूं और फिर लापरवाही से ऐसे 2 दाने चिवड़ा के खाऊं, चाय सुड़कूं और घर आकर पिताजी को अपनी हाँ को कुछ इस तरह लापरवाही से बताऊं, देख लीजिए पिताजी अब क्या करना है, जो करना है कीजिए। माधवी से मेरी पहली मुलाकात ऐसे हुई कि माधवी का दुपट्टा उसकी मोपेड को थामे पड़ गया। मैंने हौले से उसका दुपट्टा निकालते हुए पूछा, ऐसा अक्सर होता है क्या? उसने कहा ऐसा रोज होता होगा, तो क्या आप रोज यहीं खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा करेंगे? मैंने कहा देखिए, अगर रोज ऐसा होता हो ना तो प्लीज अपने मोपेड में गार्ड लगवा दीजिए। वैसे बदतमीजी मुझे बेहद पसंद है। मैंने आपसे पूछा थोड़ी कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, और वो चली गई। कुछ लड़कियां होती हैं लंबे रूट की बस,
जो नहीं उठाती आसपास की सवारियों। कुछ होती हैं चंदन की पौध जो अपने सीने में सांपों को पालने का हौसला, और कुछ होती हैं बेगम कहतर की गजल जो बहुत कम लोगों को सुनाई। वाह वाह वाह। अच्छा, पिताजी ने तो माधवी को देखे बगैर ये घोषणा कर दी कि सी लड़की से तुम्हारा विवाह नहीं होगा। मैंने कह दिया विवाह करूंगा तो माधवी से करूंगा, मैं फूटे कौड़े नहीं दूंगा। मैंने कहा नहीं चाहिए, इस घर में रहना है तो किराया भी लूंगा। मैंने कहा जरूर दूंगा। सदाशिव जब तुम मुझे छुओ तो फूलों में गंध भर जाए, जब तुम मुझे देखो समूची देह अनायास विद्युत हो जाए, तब तुम मुझे जानो और बैराज शाम नादित हो जाए। ये जानना कि प्रेम सदाशिव है जब सृष्टि की पूर्णता हमने ही समाहित हो। अरे माधवी, अरे भाई टूथपेस्ट को आगे से दबाकर मत निकाला करो। माधवी नहाने के पहले मेरे कपड़े टांग देती तो 3 मिनट बच जाते, और 2 अलग अलग रंग की जुराबें एक साथ ना आ जाए इसलिए एक रंग की जुराबों को गांठ में बांध कर रखा करो। ये क्या माधवी, अरे खाना खाते समय थाली में रोटी दाहिने हाथ पर और सब्जी बाहिने हाथ पर हो तो खाने में सुविधा हो जाती है। और हाँ, खाते समय मेरे पढ़ने का चश्मा तो दे दिया करो। भोजन एक संपूर्ण प्रक्रिया है, गंध स्पर्श दृश्य सभी कुछ महत्वपूर्ण है। अब ये चावल रुई के ढेले जैसा दिखेगा डिगला तो कैसा भोजन माधवी? प्रेम का झरना अब वास्तविकता की शिला पर गिर रहा था, पर इससे मेरा प्रेम तो और अधिक बढ़ गया। बस माधवी कुछ मौन हो गई। मैंने सोचा वो मेरी विचारधारा और सोच से सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसका मौन तो और अधिक गहराता चला गया। मौन, माधवी, माधवी और मौन, मेरी मौन माधवी। और जब माधवी का मौन टूटा तो मैंने उससे साफ साफ कह दिया, देखो माधवी, मुझे ना लड़की ही चाहिए। अरे हमारे देश में मेल फीमेल का रेशियो बिगड़ रहा है। और हाँ, इसके बाद स्टॉप। माधवी, तुमने मुझे प्रेम का अमूल्य उपहार दिया, बोलो तुम्हें क्या उपहार दिया? मौन माधवी ने कहा, कुछ नहीं। माधवी का मौन बीच बीच में टूटता, मन करता कि
चहककर उसके पास जाऊं, उसे अपनी दोनों बाहों में कसकर खींच लूं और कहूं, ये जानना कि प्रेम सदाशिव है और जब सृष्टि की पूर्णता हमने ही समाहित की। कुछ ही दिनों में हमारे घर के आंगन में एक रेड फ्रॉक सूखने लगी। मेरी बिटिया रागिनी का आगमन। लोग भी आते और बधाई देकर चले आते। वाह वाह, बधाई हो प्रगतिशील प्रकाश, द रियल इंटेलेक्चुअल मिस्टर परफेक्शनिस्ट। एक लड़की, एक संतान, प्रोग्रेसिव प्रकाश। रागिनी के दूसरे बर्थडे पर तो प्रकाश जाधव इतने प्रसन्न थे कि 4-5 साल की बच्चे बच्चियां भी शर्मा जाएं। You are my honey bun, sugar Happy puppy, birthday, puppy and the yeah. pumpkin. You are my आओ बच्चों, sweetie pie. आओ हम सब You are मिलकर my रागिनी का बर्थडे मनाएंगे। gumdrops, आओ। pure, the apple of my eye, and I love you Happy so. birthday, I want happy you birthday. to know that I'll Happy always birthday. be right अब here. हम लोग मिलकर केक And काटेंगे। I love to sing 2 songs to you because हाँ, you तुम भी लो बेटा, so बेटा तुम भी dear. लो। तुम सोचते रह जाओगे और वो तुम्हारी सोच के परे बहुत दूर निकल जाएगी, सितारों के भी परे। तुम देखते रह जाओगे और वो तुम्हारी दृष्टि को नाप लेगी क्षितिज की भी दूरियां। तुम जांचते रह जाओगे और वो तुम्हारी तमाम परीक्षाओं को मुंह चिढ़ाती सिद्ध कर देगी अपनी सर्वश्रेष्ठता। तुम संभालते रह जाओगे दायित्व अपने और वो तुम्हारे दायित्वों के साथ उठा लेगी तमाम दायित्व पराए घर के। बेटियां अगर तार की तरह बढ़ती हैं तो छतनार की तरह फैलती हैं। घर में अब सिर्फ एक ही डस्टबिन है। पिताजी भी चले गए। पिताजी घर में अब सिर्फ एक ही डस्टबिन बचा है और मैं अब रिटायर्ड प्रकाश यादव अपनी मौन बिटिया मौन माधुरी के साथ और मेरे प्रोफेसर संस्कारों का भरपूर रिटर्न देती मेरी बिटिया रागिनी। जो जो लोग मुझे वंश चलाने की दुहाई देते थे ना, वे सब आकर मुझे बधाई देते। और वो उपाध्याय, हरि बोल, उनने तो आकर मेरे चरण ही पकड़ लिए। वो साक्षात धन्य हो प्रोफेसर प्रकाश। अरे भैया, हम तो कथा ही बांटते रह गए और तुम अपने प्रोग्रेसिव विचारों की नाव लेकर भवसागर पार कर गए। अरे भैया, हमने सोचा था घर में 2-2 लौंडे हैं, साले वंश तो चलाएंगे, पर कहा भैया मन का सोचा हुआ कभी पूरा हुआ है।
अब एक लौंडे के चक्कर में दिन भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते फिरो और दूसरे साले को रात रात भर दारू की दुकानों और हाथों में घूमते फिरो। कथा की किताब को दीमक खा गई, बदन को डायबिटीज खा गई, 50 साल दिमाग लुगाई चाट गई। भैया तुम ही अच्छे निकले प्रोग्रेसिव प्रकाश। अब ऐसे में प्रोग्रेसिव प्रकाश का सीना गर्व से तो थोड़ा फूलना ही था, वरना मुझे भी बुढ़ापे में अपने दोस्तों की चाय पर ही पलना पड़ता। रिटायर्ड आदमी आखिर करे क्या? बस घर के इस कोने उस कोने में झांकता रहता हूं, उन कोनों में भी जहां कभी गया ही नहीं, जैसे पिताजी का कमरा, उनकी अलमारी। सोचा उनकी अलमारी खोलकर कुछ मिठाई के डब्बे खोल लूं, हो सकता है एक आध अभी भी भरा हो, पर कहां, सब खाली। नहीं, बात पैसों की नहीं है, लेकिन 3700 के पेंशन में घर चलाना आसान नहीं। वैसे रागिनी आज गई तो है नौकरी के लिए इंटरव्यू देने, देखें क्या होता है। अरे रागिनी, रागिनी क्या हुआ बेटा? पीछे से आकर मेरी आंखें क्यों बंद कर ली? हाँ, समझ गया, नौकरी मिल गई तुझे। जा 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 नौकरी। हाथ तो हटा बेटा, जा माधवी को बता। उस दिन मुझे अपनी पुरानी बात याद आ गई, क्योंकि मैंने रागिनी को कभी MBA नुमा शिक्षा दी ही नहीं थी। मैं जानता था कि शिक्षा के हैं 3 सोपान, कक्षा, मंच और मैदान, और रागिनी तो हर जगह अव्वल थी। अब जाहिर था ऐसे में प्रोग्रेसिव प्रकाश यादव का सीना गर्व से कुछ अधिक हो गया। अब घर का खर्चा चला रहा हूं वैसे ही जैसे पहले चलाता था। 1500 रुपया मकान किराया, 800 रुपये दूध वाले के, 200 रुपये पेपर वाले के, 2000 रुपये का किराना, अन्य खर्च, ये तो 5000 के ऊपर है, और मेरी पेंशन 3700। ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? अरे रागिनी, आओ बेटा आओ। क्या बात है? ये लिफाफा मुझे क्यों पकड़ा रही है? अच्छा, आज पहली तनख्वाह मिली है तुझे, तो बेटा ये लिफाफा मुझे क्यों दे रही है? अपने पास रखती ना। अरे अरे, 1 2 5 8 8,000 महीने का खर्चा, 5,000, पेंशन 3700। अरे बाप रे बाप। उड़ो भैया उड़ो, कागज के टुकड़े। अभी तो हिसाब करते समय बहुत ऊंचे उड़ रहे थे, अब उड़कर बताओ। उस दिन पहली बार प्रकाश जाधव को गहरी नींद आ गई, पर नींद इतनी गहरी भी नहीं थी कि ये भी ना समझ पाऊं कि माधवी कब आकर मुझे चादर उड़ा गई। मैंने सुना जाते जाते वो कह रही थी, कितने दिनों से कह रहे थे एक नया कुर्ता बनवाना है, बनवा क्यों नहीं लेते एक नया कुर्ता लाल रंग का? पर लाल रंग ही क्यों माधवी? मुझे नहीं चाहिए लाल रंग का कुर्ता। मैं जानता था अपने मौन के आखिरी स्तर में छुपा रखे हैं तुमने ये जहरीले बाण मुझे छेदने के लिए। नहीं, नहीं चाहिए मुझे लाल रंग का कुर्ता,
ना लाल रंग की फ्रॉक, ना लाल रंग की चादर। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए लाल रंग का, कुछ नहीं चाहिए। अभिव्यक्ति की सार्थकता से लड़ रही है मेरी पीड़ा। हर उदास चेहरे से मिलकर एक नई उपलब्धि खोज गिरती रही है। कोई नया वातावरण बनाने को तत्पर है। मेरी विवश चेतना इस जग में बसने को एक घर मांग रही है। सब अंधेरों में सिमट जाओ, जो दूर है वो और पास आ जाए, सट जाओ और अधिक निकट आ जाओ। हम यहां से एक नई शुरुआत करें। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मैंने तुझे खोने का दायित्व नहीं लिया है। मुझे दुनिया के सारे रंग चाहिए इस लाल रंग के सिवा। अरे ठहर, तुझे बताता हूं अभी। मैंने कहा ना मुझे लाल रंग नहीं चाहिए। नहीं डरता तुझसे, बस एक रंग ही तो है तू। कुचल कर रख दूंगा तुझे, मैं कुचल दूंगा अपने पांव से। उस दिन कुचल तो किया था, पर मन में डर सा बैठ गया। सुबह के 4 बज गए। मुर्गे की बांग ने समझाइश दी, 2-4 घंटे सो जाओ, आराम मिलेगा। और मुझे गहरी नींद आ गई, चैन की, जैसे पिताजी को आती थी मिठाई के डब्बों के साथ, चैन भरी आत्मविश्वास की नींद। अब उस नींद पर मेरा भी हक है। नींद में भी दिखा मुझे उसी मुर्गे का चेहरा, और चेहरा भी नहीं पूरा, सिर्फ उसकी कलगी गहरे सुर्ख लाल रंग की। बचपन में एक बार सांप सीढ़ी के खेल में हुआ था मेरे साथ। मैं 99 में पहुंचा था कि सांप ने मुझे डस लिया और मैं गहरे विषाक्त नीले में बदल गया। कुछ वैसा ही हो रहा था मेरे साथ। कुछ था जो प्रगतिशील प्रकाश की आंखें बंद कर रहा था। एक नशा सा आ गया था। मैं डर गया था। रागिनी ने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। मैंने एक दिन उसका फोन देखा। अरे रागिनी, तुम कब आई बेटा? हाँ, ये तुम्हारा फोन ही तो है, देख रहा था। लेटेस्ट स्मार्टफोन है ना, एफएम रेडियो, वीडियो गेम्स। मैं भी एक वीडियो गेम ही खेल रहा था बेटा, स्नेक एंड लेडर वाला। रागिनी फोन लेकर चली गई। मेरा मन कर रहा था कि मैं खुशी से नाचूं। रागिनी जान रही थी कि प्रेम सदाशिव है। सोचा जिस दिन उसका विवाह होगा उसे दूंगा भेंट में वो रेड फ्रॉक। और अब इस खेल में मुझे मजा आने लगा था। मैंने तो उस लड़के का फोन नंबर भी याद कर लिया। हेलो संदीप, प्रकाश यादव बोल रहा हूं, रागिनी का पिता। हाँ, जानता हूं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से। उसकी नौकरी पर नजर है ना तुम्हारी। लड़कियों को अपने पैरों की जूती समझने वाले ही संस्कार होंगे तुम्हें। पर याद रखना, वो मेरी बेटी है, प्रोग्रेसिव प्रकाश यादव की। समझदार को इशारा काफी है। नहीं रागिनी, मैं दखल नहीं दे रहा हूं बेटा तुम्हारे जीवन में।
मैं जानता हूं बेटा तुम समझदार हो, तुम प्रेम करती हो, पर ये पितृसत्तात्मक सोच नहीं है, पिता की भावना है। उस दिन रागिनी सीधे आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। हाँ रागिनी, मैंने की थी संदीप से बात, पर वो तो मुझे ऑर्थोडॉक्स लगा, दूसरे लड़कों की तरह पक्का पाखंडी और ऑर्थोडॉक्स। रागिनी ने सिर्फ इतना ही कहा, कौन ऑर्थोडॉक्स है पिताजी? जैसे मेरी बेटी ने मुझे तमाचा जड़ दिया। बचपन से अलग इस उम्र में ज्यादा तकलीफ होती है। बेटा, मैंने तो तुम्हारे लिए ही बचा कर रखी वो रेड फ्रॉक, जिस दिन तुम्हारा विवाह होगा। उन्हें सिर्फ मेरे फैसले का इंतजार है। हाँ संदीप, प्रकाश यादव बोल रहा हूं। देखो, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे ना, तो ये शादी मेरी लाश पर ही होगी। और अगर तुम समझ रहे हो कि तुम रागिनी को भावनात्मक रूप से छल सकते हो, तो याद रखना, यह काम मैं तुमसे ज्यादा बेहतर ढंग से कर सकता हूं। मेरा तुमसे रागिनी से जुड़ाव 20 साल पहले का है। जहरीले विषाक्त नीले में बदलता जा रहा था। मैंने रागिनी को फोन लगाया। हाँ रागिनी, बेटा तुमने इतनी जल्दी अपने पापा का घर छोड़ने का फैसला कर लिया? मैंने की थी संदीप से बात बेटा, पर वो तो ज्यादा बात करता नहीं, हाँ हूं करके फोन काट देता है। बेटा मैं जानता हूं तुम समझदार हो, और मैं अगर तुम्हें समझा रहा हूं तो देयर हैज टू बी सम सॉलिड रीजन बिहाइंड इट, वरना तुम तो पापा का घर छोड़ने का फैसला कर चुकी हो। बेटा पापा लव्स यू बेटा, पापा लव्स। काट दिया। आज आखिरी फैसले का दिन है। वो भीतर तैयार हो रही है। थोड़ी देर पहले मौन माधवी चाय का कप यहां रखकर गई, तो मैं समझ गया कि आज कुछ जरूर होने वाला है। संदीप जीतेगा या मैं? मेरे पास अभी भी एक आखिरी हथियार है, आ रही है। रागिनी, बेटा तुम्हारे हाथ में ये सूटकेस तुम्हारा फैसला बता रहा है। तुम इतने जल्दी अपने पापा के हाथों के स्पर्श को भूल गई बेटा। यही तो वो हाथ है जिससे पहली बार मैंने तुम्हें गोद में उठाया, पहली बार तुम्हें थप्पियां देकर अपने कंधे पर सुलाया था बेटा। इन हाथों का स्पर्श तुम भूल गई। इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हारा बचपन में होमवर्क कराया, तुम्हें स्कूल छोड़ने गया। बचपन में तुम्हें केक काटने में डर लगता था, तो अपने इन्हीं हाथों से मैं तुम्हारे लिए केक काटा करता था। बस बेटा, एक बार अपने बाप के इन हाथों का स्पर्श महसूस कर लो, फिर जो फैसला हो करना। मैंने कसकर रागिनी का हाथ पकड़ लिया। संदीप, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। कुछ देर बाद उसके हाथ की हल्की सी थिरकन और ऐंठन से लगा कि जैसे वो हाथ छुड़ा लेना चाहती। मैंने परंपरावादी पिता की तरह उसका बाप और जोर से पकड़ लिया कि तभी माधवी आकर सामने खड़ी। मौन माधवी, उसके माथे की लाल बिंदी मुझे डरा रही थी कि तभी मौन माधवी बोल उठी, छोड़ दो रागिनी का हाथ। पाखंडी प्रकाश तुम्हारा कच्चा लाल रंग उतर रहा है। नहीं चाहिए रागिनी को तुम्हारी रेड फ्रॉक। भूल गए प्रगतिशील प्रकाश, 3700 के पेंशन में भी घर चलता है। भूल गए कि प्रेम सदाशिव है। पाखंडी, अपने पिता के साथ मिठाई के डब्बों से दबे हुए पाखंडी प्रकाश हो तुम। बदतमीज प्रकाश, ये थी तुम्हारी सबसे बड़ी बदतमीजी।
शून्य पर पड़े हुए अधमरे प्रकाश। छोड़ दो रागिनी का हाथ, नहीं चाहिए उसे तुम्हारे कच्चे लाल रंगों वाली ये रेड फ्रॉक और ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो। छोड़ो छोड़ो उसका हाथ और हाथ छूट गया। कुछ कहने को नहीं शेषा। मैं मौन था। जीवन में पहली बार मैं मौन था। अकेला प्रकाश एक समय अपने विचारों के लिए पूरे ब्रह्मांड से लड़ने को तैयार। प्रकाश मौन था। गहरे नीले विषाक्त में बदलता रहा प्रकाश। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मैंने उस नीले विषाक्त से बचने के लिए रेड फ्रॉक डाल दी अपने मुंह पर। अपने दो मुहब्बत के नीले विषाक्त को ढकने के लिए मैंने ढक लिया अपने चेहरे को रेड फ्रॉक से। प्रकाश, मैं बदतमीज प्रकाश, मैं निर्दय प्रकाश, मैं शांत प्रकाश, मैं प्रगतिशील प्रकाश, मैं पाखंडी प्रकाश, पाखंडी प्रकाश, पाखंडी प्रकाश, पाखंडी पाखंडी प्रकाश। दूसरों की राह में दुश्वारियां करते रहे, सिर्फ खुद ही के लिए करते रहे। आज ये पूछे है लंबी उम्र का एक एक पल, 100 बरस जीते रहे कि 100 बरस मरते रहे। आज ये पूछे है लंबी उम्र का एक एक पल, 100 बरस जीते रहे कि 100 बरस मरते रहे। सिद्धांत, आदर्श, विचार, दर्शन,